नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मोदी जी गिड़गिड़ाते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन ट्रंप ने एक नहीं सुनी, रिजेक्ट किया मोदी जी का प्रपोजल। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ना करीब करीब तय। रुपया कहां जा रहा है वो अलग तरह से हिट कर रहा है, लेकिन साहब मेडल बटोरने में बिजी है। सबसे पहले क्या होगा देश में, तेल की कीमतों के लेके क्या होगा, ये पीआईबी का ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे वो देख लीजिएगा। Adequate stock of petrol, diesel, LPG and natural gas are available across the country. There is no need to panic among LPG distributors, retail outlet or consumers as the supply of all essential fuels continues normally. The government has urged people to avoid panic buying and purchase fuel only as required. Every effort is being made to ensure the availability of timely delivery of petrol, diesel, and LPG. Citizens are also encouraged to adopt alternative cooking fuels such as PNG, induction, and electric cook pot. सुजाता शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी। क्या कहा सुजाता जी ने, ये आप वीडियो भी सुन सकते हैं। लेकिन क्या मामला यहीं तक बचा है क्या? वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए 2.5 महीने से अधिक का समय हो गया है और अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है। और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस का, वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है और इमीडिएट एक्शंस आर आल्सो टेकन टू रिप्लेनिश द सप्लाईज एट द आइडेंटिफाइड रिटेल आउटलेट्स। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है। परंतु इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। इसी तरह घरेलू कुकिंग एलपीजी गैस की सप्लाई भी इंश्योर की जा रही है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है। इसके अलावा कल तक 58,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। पिछले 4 दिन में लगभग 1,72,000 एलपीजी घरेलू कुकिंग सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है, जबकि जो बुकिंग इन 4 दिनों में लगभग 1.69 करोड़ थी। 1,72 lakh LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी लगातार की जा रही है और इस महीने की शुरुआत से लेकर अब तक 1,08,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 4 दिनों में 25,200 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। पिछले 4 दिनों में 888 टन ऑटो एलपीजी की सेल भी की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 4 दिन में 1,90,000 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। PSU OMCs के द्वारा अवेयरनेस कैंप अभी भी किए जा रहे हैं। कल भी 2,200 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है लगभग 95 कैंप्स के अंदर। नेचुरल गैस के संबंध में
यूरिया प्लांट्स की जो यूरिया प्लांट्स है वो 96% उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। सीजीडी एंटिटीज़ को भी सप्लाई 80% पर एनहांस की जा चुकी है। इसके अलावा अगर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है फ्रॉम इंडस्ट्री, पावर प्लांट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स या कमर्शियल सेक्टर्स, उसको भी गेल और बाकी जो सप्लायर्स हैं उसको मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा C3 C4 मॉलिक्यूल जैसे प्रोपिलीन और ब्यूटाइलिन, इसका भी 1 मई से लेकर अभी तक 8,730 टन सेल हुआ है और ब्यूटाइल एक्रिलेट का 3,420 टन सेल किया गया है डिफरेंट रिफाइनरीज के द्वारा। एनफोर्समेंट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में PSUs के द्वारा लगभग 2,800 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई है। अंत में मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि जो पैनिक बाइंग जगह जगह पर हो रही है उनसे बचें। आवश्यकता के अनुसार जो ईंधन है वो क्रय करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है और हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुक स्टॉव जैसे वैकल्पिक ईंधनों का भी प्रयोग करें। आगे जो डिटेल में हम जाते हैं तो पेट्रोल डीजल की अगली बढ़ोतरी कब होगी कीमतों की, किसी को पता नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में बढ़ती चिंता के बीच सरकार की ओर से एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगली कीमत बढ़ोतरी कब होगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। हाल में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे, जिसके बाद लोगों में आगे और बढ़ोतरी की आशंका बनी थी। अब सरकार ने लोगों से इस पैनिक बाइंग से जाने से उन्हें, जो अभी मैडम का जो आपने बयान सुना होगा उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टॉक है, अब चिंता मत करो। लेकिन सुजाता जी का वक्तव्य कि पर्याप्त स्टॉक है, चिंता मत करो, लेकिन जो खबरें आ रही है कि कोई कहता है कि रांची में लाइनें लगी है, कई कहता है कि स्कूटर वालों को 500 और कार वालों को 2000 से ज्यादा का पेट्रोल दिया नहीं जा रहा है। कई जगह से गैस सिलेंडर आज भी बुक करो तो टाइम लगता है। आपने कमर्शियल गैस सिलेंडर के तो वैसे ही भाव अनशन बढ़ा दिए। एविएशन फ्यूल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। CNG के भाव 24 घंटे में 2 बार बढ़ाए, 2 रुपए और 1 रुपए, 3 रुपए बढ़ाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ेगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की स्थिति सवाल पेट्रोल अवेलेबल होने का नहीं है, तेल की किल्लत का सवाल नहीं है, तेल किस कीमत पे आएगा सवाल इसका है। रशिया से हम तेल ले रहे थे, सस्ता तेल ले रहे थे, लॉजिस्टिकली इजीली पड़ता था, लेकिन जो खबरें आई है वो बहुत डरावनी है और देश के लिए है, क्योंकि सच कड़वा सच जो होता है, सच जो बहुत कड़वा होता है, तो उसी टाइप का है। ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस कच्चे तेल पर प्रतिबंधों की छूट समाप्त करने से भारत के सामने ऊर्जा संकट और गहरा गया। इसमें देश की पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा 17 मई को रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों की छूट को समाप्त करने के फैसले ने भारत के सामने बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। पिछले कई महीनों से भारत वाशिंगटन द्वारा दी गई इस ढील का फायदा उठाकर रियायती दरों पर रूसी तेल खरीद रहा था और वैश्विक तेल संकट से बचा हुआ था। लेकिन अब भू राजनीतिक सुरक्षा कवच हटने से भारत के लिए ऊर्जा का पूरा समीकरण ही बदल गया है और यह बदलाव बहुत नाजुक समय पर है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान युद्ध के कारण पहले ही बाधित है। टैंकरों की आवाजाही धीमी हो गई है, बीमा लागत बढ़ गई है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें युद्ध शुरू होने के पहले से ही $72 प्रति बैरल से बढ़कर $105 प्रति बैरल पार कर चुकी है। भारत अब दोहरे संकट में फंस गया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट से तेल की आपूर्ति की अस्थिरता
और मैं बता दूं, मिडल ईस्ट से, हरमुज से विश्व का 20% सप्लाई वहां से निकलता है। लेकिन अगर भारत की बात करूं तो हमारा 65 से 70% तेल, क्रूड ऑयल, और 80 से 85% गैस, ये हरमुज से निकलता है, इसलिए हम पे मार डबल पड़ी है। तो दूसरी तरफ रूस पर फिर से प्रतिबंध का खतरा मंडराने लगा है। अब ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिनों पहले भारत में ईंधन की कीमतें करीब करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। पिछले लगभग 2 वर्षों से रियायती दरों पर मिलने वाला रूसी कच्चा तेल भारत के लिए महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना हुआ था। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम देशों ने मॉस्को का बहिष्कार किया, तब भारत ने रूसी तेल खरीदी बढ़ाई थी। इसके पीछे का अर्थशास्त्र बेहद आकर्षक था। रूसी तेल सस्ता था, माल ढुलाई और रास्ते आसान थे, और रिफाइनरी को अच्छा मुनाफा मिल रहा था। धीरे धीरे रूस का तेल सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, लेकिन फिर ईरान युद्ध छिड़ गया। इसी रूस की एक खासियत और है कि हमें डॉलर में नहीं, भारतीय करेंसी में हम वहां से तेल खरीद सकते थे। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव बढ़ने के से वैश्विक तेल बाजार में तेजी से सप्लाई सिकुड़ने लगा। यह डर बढ़ा कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से होने वाली आपूर्ति ठप हो सकती है। इसी संकट को देखते हुए अमेरिका ने प्रतिबंधों को लागू करने की अस्थायी ढील दी थी। इसी छूट के कारण भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों ने पहले से लोड हो चुके रूसी तेल के जहाज बिना किसी तात्काल फाइन के खरीदने की अनुमति मिल गई थी। भारत ने इस छूट को बढ़ाने की लिए काफी दबाव बनाया हुआ था। वॉशिंगटन ने वैश्विक ऊर्जा स्थिरता का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए सहमति तो दी, लेकिन अमेरिका के भीतर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सांसद, यूरोपियन सहयोगियों का तर्क था कि यह छूट प्रभावी रूप से मॉस्को की कमाई बढ़ा रही है, जबकि पश्चिम यूक्रेन युद्ध से लेकर रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। रविवार को ये छूट समाप्त हो गई। आज रविवार के बाद, मतलब आज तीसरा दिन है, मंगलवार है। इससे भारतीय रिफाइनरों के लिए जोखिम का गणित रातों रात बदल गया। भारत की सबसे बड़ी समस्या इसकी अत्यधिक निर्भरता है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों को 85% से अधिक आयात करता है। तेल की कीमतों में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी सीधे तौर पर महंगाई, सरकारी खजाने और घरेलू बजट और आर्थिक विकास पर चोट करती है। राहत अवधि के दौरान भारत रूस कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर हो चुका था। केपलर के आंकड़े के अनुसार मई में रूस से भारत तेल आयात रिकॉर्ड 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था। कुछ महीनों में तो भारत के कुछ तेल का जितने भी तेल हमको चाहिए उसका लगभग आधा हिस्सा अकेला रूस देता था। वजह साफ थी, रूसी तेल वैश्विक कीमतों में लगी आग से भारत को बचाए रखा था। लेकिन अब वो छूट के बिना आगे के गणित बेहद दर्दनाक होने वाले हैं। यदि प्रतिबंध के डर से भारतीय रिफाइनरी को रूस का तेल खरीदी कम करनी पड़ती है, तो उन्हें मजबूरन फिर मध्य पूर्व के देश का रुख करना होगा। वहां भी ऐसे समय जब ये क्षेत्र खुद युद्ध की आग में झुलस रहा है और कीमतें आसमान छू रही है। इससे भारत का तेल आयात बिल में भारी भरकम बढ़ोतरी हो सकती है। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही, तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता के जेब पे पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई किराया, लॉजिस्टिक लागत और खाद्य महंगाई, ये सब कुछ एक साथ ऊपर चलेगा। भारत सरकार के लिए समय बेहद मुश्किल का दौर है, और संकट से निपटने के लिए सरकार के पास सीमित रास्ते हैं, और उनमें से कोई राजनीतिक या आर्थिक रूप से आसान नहीं। सरकार टैक्स कम करे या सब्सिडी देकर जनता पर पड़ने वाले बोझ को रोक सकती है, लेकिन उससे राजकीय कोष का घाटा बढ़ेगा। सरकारी तेल कंपनियां निरंतर नुकसान के दबाव में हैं और घाटे से जूझ रही है। तीसरा विकल्प है कि खुदरा ईंधन की कीमतों में फिर से एक बार बढ़ोतरी की जाए। मेरा पर्सनल आकलन है कि ये 3 रुपए जो बढ़े हैं, ये कम से कम 15 रुपए तक बढ़ने पे हमारी तेल कंपनियां एट इवन नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हुर्मुज संकट और रूसी प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहते हैं तो भारत को ईंधन बचाने के पुराने और कड़े उपाय को फिर से लागू करना पड़ सकता है। पिछले ऊर्जा संकटों के दौरान सरकार ने ईंधन की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम, दफ्तर से समय बदलाव और गैर जरूरी यात्राओं को कम करने के कदम उठाए थे। हालांकि अभी भी अधिक तौर पर ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मौजूदा स्थिति देश को लीक से हटकर सोचने के लिए मजबूर करती है। अब दिल्ली के सामने बहुत सारे सवाल हैं।
इस सवालों के जवाब क्या प्रधानमंत्री के पास है? हमारे प्रधानमंत्री तो मेडल लेने में व्यस्त है। इस देश में जाते, वहां से सम्मान लेते, उस देश में जाते, वहां से सम्मान लेते, और इसी बीच हमारी दोहरी मार है। इसी बीच जो रुपया है, $1 के लिए $100 के ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा और उसका असर क्या होगा? 95-96 तक तो पहुंच ही गया है। 4 और बढ़ जाए तो 100 हो सकता है। ये इसलिए है कि हमारा निर्यात भी लगातार कमजोर हो रहा है और आयात का बिल बढ़ रहा है। ऐसे में डॉलर में जब हम तेल खरीद सकते हैं, पहले रशिया या ईरान से हम भारतीय करेंसी में खरीदते, डॉलर देके जाएगी तो डॉलर की निकासी होगी, आवक कम है, जावक ज्यादा है। तो ये मांग और पूर्ति का खेल है जिसमें डॉलर की कीमत बढ़ना तय है। भारतीय रुपया लगातार कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी, महंगा कच्चा तेल, विदेशी निवेश में बिकावली, मिडिल ईस्ट में तनाव इसके बड़े कारण माने जा रहे थे। कमजोर रुपए से पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और अन्य इंपोर्टेड सामान महंगे हो सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का और खतरा बढ़ गया है। लेकिन कुछ सेक्टर को फायदा भी हो सकता है, जो लगातार हमारा निर्यात कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको फायदा हो सकता है। लेकिन निर्यात बहुत कम है, हमारा आयात और निर्यात का घाटा $200 अरब से ज्यादा है। भारतीय रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 87 पैसे पर खुला, और रुपया उसके बाद और नीचे गिर के 96 रुपए 14 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया। गुरुवार को ये 95 रुपए 95 पैसे तक निचले स्तर पे गया था। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और बहुत सारी चीजें हैं जो डॉलर को लगातार कमजोर करती है। मैंने बोला डॉलर है नहीं, हमारा जो विदेशी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी भंडार, उसमें भी लगातार घट हो रही है, ने कम हो रहा है वो, क्योंकि सरकार ने बीच में, आरबीआई ने बहुत प्रयास किया कि डॉलर छोड़ के मार्केट में स्टेबलाइज करने का प्रयास किया रुपया, लेकिन जब बाढ़ और रुपया जब नीचे गिरता है तो कोई रोक नहीं सकता। सुनामी जैसी स्थिति हो गई है। निवेश सुरक्षित जो निवेशक जो है सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं। अमेरिकन डॉलर को दुनिया में सबसे सुरक्षित करेंसी माना जाता है, इसलिए ऐसे समय में इसकी मांग बढ़ जाती है। डॉलर मजबूत होने पर रुपए जैसी उभरते बाजारों की करेंसी कमजोर हो पड़ती है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज की ऊंची दरें रहने से विदेशी निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में निवेश बढ़ाते हैं। पिछले 1 महीने में लाखों डॉलर स्टॉक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वापस निकाले हैं। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो उन्हें रुपया बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है, इससे डॉलर की मांग और बढ़ती है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की बढ़ोतरी में रुपए का दबाव बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। आज सोमवार को ब्रेड क्रूड जो था $111 प्रति बैरल के आसपास हुआ। भारतीय अपनी करीबी 90% तेल जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है। तेल महंगा, रुपया नीचे, दोहरी मांग, और भारत, हम सब देशवासियों की स्थिति अनिश्चितता की तरफ जा रही है। कोई पता नहीं, सब हाथ ऊपर कर देंगे। और हमारे यहाँ जो चीयर लीडर है, एंकर और एंकरनिया पामेरियन जो बैठे हुए हैं चैनलों में, वो लगातार चिल्लाते रहेंगे युद्ध के कारण हुआ, युद्ध के कारण हुआ। लेकिन इस क्राइसिस को मैनेज करने के बजाय प्रधानमंत्री तो गले में हार पहनाने में और अवार्ड लेने में मस्त है, और हमारा मीडिया उसको महिमा मंडित करने में मस्त है। उनको लगता है प्रधानमंत्री को बड़ा अवार्ड मिला तो शायद रुपया स्ट्रांग होगा, लेकिन ये अवार्ड और सम्मानों से रुपया स्ट्रांग नहीं होता। उसको एक अच्छी आर्थिक नीति चाहिए, और उसके लिए एक अच्छे अर्थशास्त्री होना जरूरी है। यदि आप नहीं हो सकते तो आपके आसपास कम से कम अच्छे अर्थशास्त्री होने चाहिए। हमारी वित्त मंत्री तो सीधा कह देती है कि रुपया नीचे नहीं गिरा, डॉलर ऊपर चढ़ा है। जब ऐसे वित्त मंत्री हो तो फिर भारत को भगवान भी नहीं बचा सकता। बाकी जय राम श्री राम बोलते रहो, शायद कहीं काम आए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।